पहुंचाने के लिए। सबसे पहले तो मैं अपने साथियों का इंट्रोडक्शन आपसे करा दूं। मेरे साथ सुनील भट्ट साहब हैं जो हमारे माइग्रेंट विंग के प्रेसिडेंट हैं। एडवोकेट आदित्य गुप्ता जी हैं, हमारे यूथ के स्पोक्स पर्सन हैं सचिन भगत जी। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके 3 मेन मकसद हैं जिनके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हम आज करने जा रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले पार्लियामेंट के अंदर जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट जो है उसकी अमेंडमेंट की गई है और उसमें कुछ माइग्रेंट्स को, चाहे वो पीओके के हों चाहे वो कश्मीरी माइग्रेंट हैं, उनके लिए रिजर्वेशन की गई है। तो एक और बड़ा अहम मुद्दा है जिसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। एक एक हमारे जो साथी हैं वो एक एक मुद्दा उठाएंगे। तो सबसे पहले मैं एडवोकेट आदित्य गुप्ता जी से कहूँगा कि वो किसी मेन इशू पर अपनी बात रखना चाहते हैं। सब पहले वो बात कर लें, उसके बाद अगले जो 2 इशू हो उस पर हम बात करेंगे। एडवोकेट आदित्य गुप्ता जी। नमस्कार जी, शुक्रिया आप लोग आए। हमने 23 नवंबर को एलजी मनोज सिन्हा साहब को एक चिट्ठी लिखी थी, एक रिक्वेजिशन थी जिसके अंदर हमने उनको कहा था कि सामाजिक परिवर्तन की बहुत ज़रूरत है जम्मू कश्मीर में। उस सामाजिक परिवर्तन के लिए वो श्राइन बोर्ड जो है, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है, उसके सिपहसालार वही हैं, वही चलाते हैं। और बोर्ड का एक प्रोविज़न है दफ़ा 5 के अंदर, जिसके अंदर हमने कहा था कि आपको अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है। उस दफ़ा 5 के अंदर 10 लोग, दफ़ा 5 के हिसाब से 10 लोग होते हैं उस बोर्ड में। एक गवर्नर ही होते हैं जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, और उसके अलावा 9 लोग और अपॉइंट करते हैं। वो 9 लोग जो वो अपॉइंट करते हैं उसके हिसाब से, एक्ट के हिसाब से, वो 2 लोग करते थे जो हिंदू रिलीजन और कल्चर के अंदर सर्विस दी होती है, जिन्होंने दो फीमेल्स, और उसके अलावा 3 लोग होने चाहिए थे जो एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल और फाइनेंशियल मैटर्स के होते थे, और 2 एमिनेंट हिंदूज होने चाहिए जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी से। हमने इनको कहा है कि साहब इसके अंदर आप अमेंडमेंट कीजिए, क्योंकि इसके अंदर हमें जो अमेंडमेंट जो हमने इनसे सीख की है और एलजी साहब को लिखा था, उसकी रीज़न दिए थे। हमने कहा था कि आप इसके अंदर 2 परमानेंट रेजिडेंट डोगरा वुमेन इनकॉर्पोरेट कीजिए वर्ड। दूसरा हमने कहा था 2 कश्मीरी पंडित्स मैंडेटरीली इसका हिस्सा होना चाहिए। तीसरी बात हमने कहा था 3 परमानेंट रेजिडेंट डोगराज होने चाहिए जम्मू कश्मीर के, जो एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल मैटर्स को हैंडल करते हो। उसके अलावा एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का, जो जम्मू खित्ते का होना चाहिए, जो डोगरा होना चाहिए। तीसरा हमने कहा था एक परमानेंट रेजिडेंट हिंदू जो अदर बैकवर्ड कास्ट कैटेगरी से आते हैं उनमें से। पर्पस ये था ताकि इस पूरे श्राइन बोर्ड के अंदर ये हर समाज के, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट है कि हिंदू ही होना चाहिए, तो रिक्वायरमेंट है कि समाज के अलग अलग तब्के से, अलग अलग सोशल बैकग्राउंड से लोग उस श्राइन बोर्ड के अंदर होना चाहिए, क्योंकि माता हमारे यहाँ विराजमान है। एक्ट हमने बनाया है, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन जम्मू कश्मीर में जम्मू के लोगों की है श्राइन बोर्ड। और सिमिलरली ही हमने एक और रिप्रेजेंटेशन दी है, एक और रिक्वेजिशन दी है, जहाँ पर हमने अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अंदर भी ऐसी ही अमेंडमेंट मांगी है। सिर्फ फर्क उसमें है, जहाँ पर हमने 3 डोगरा वहाँ पे लिखे, वहाँ पे हमने 3 कश्मीरी पंडित्स का मेंशन किया और 2 डोगराज मेंशन किए। बाकी कम्युनिटीज और बाकी कैटेगरी सेम ही रखी गई है। पर्पज ये है कि इससे ओवरऑल जितना समाज के अंदर एक डिफरेंशियल है, आपने फाइनेंशियल रिप्रेजेंटेशन तो दी हुई है या एसेंशियल रिजर्वेशंस तो दी गई हुई हैं जो रिजर्वेशन का बेनिफिट है, लेकिन सामाजिक रिजर्वेशन कि उनका समाज के ये तबके ये भी उस जगह पे, क्योंकि माता के बोर्ड के अंदर, माता के श्राइन के अंदर अगर इनकी भागीदारी होगी, उससे एक सामाजिक अपलिफ्टमेंट होती है। समाज के अंदर एक डिस्क्रिपेंसीज जो चलती हैं, जो जिसको हम बोलते नहीं हैं, बट हम सबको पता है कि किस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के लिए। उस चीज़ को बाउंड करने के लिए, क्योंकि माता का एक दरबार एक ऐसी जगह है जहाँ पर ये सब लोग एक ही नज़र से देखे जा सकते हैं, इसलिए हमने ये अमेंडमेंट की थी। और उसके अलावा एक दफ़ा 8 के अंदर हमने डिबारमेंट है कि कौन कौन इसमें डिबार किया जा सकता है। उसमें हमने कहा है कि आप एक प्रोविजन ऐड करें कि वो आदमी इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकता माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का मेंबर जो परमानेंट रेजिडेंट जम्मू कश्मीर का नहीं था प्रायर टू 5 अगस्त 2019। कहने का मतलब ये है कि वो जम्मू कश्मीर का ही वासी होना चाहिए, स्टेट सब्जेक्ट होल्डर होना चाहिए, उसी को आप रखें। क्योंकि ये जो यहाँ पे श्राइन बोर्ड का गतिविधि चलती है, जिस तरीके से कंट्रीब्यूशन चलती है, हम लोग सब कंट्रीब्यूट करते हैं, सामाजिक भी तो परिवर्तन लाना है, उसके लिए हमने ये रिक्वेजिशन लिखी थी। एलजी साहब इसके बारे में चुप हैं, उन्होंने कोई इसके ऊपर कोई मूवमेंट नहीं की है, ये फाइल उनके पास पड़ी हुई है, बट किसी किस्म की उनकी उन्होंने इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दिया हुआ। तो हमने सोचा कि हम आपके माध्यम से ये बात सब लोगों तक पहुंचाएं और एलजी साहब तक भी पहुंचाएं, ताकि वो अपना जो वक्त नागालैंड का स्टेट दिवस मनाने में या नॉर्थ ईस्ट के स्टेट दिवस मनाने से हटाकर जम्मू के लोगों के बारे में और जम्मू कश्मीर की
आप के सामाजिक परिवर्तन के बारे में वहाँ पर भी थोड़ा बहुत कंसंट्रेट करें। शुक्रिया दित्य जी। ये एक मुद्दा था और जो दूसरा है मुद्दा है हमारे सुनील भट्ट साहब हैं कि खुद भी कश्मीरी माइग्रेंट हैं और ये रिजर्वेशन बिल के ऊपर जो कल पार्लियामेंट में हुआ है तो उसके ऊपर ये भी अपना इशू जो है कश्मीरी माइग्रेंट का ये उठाएंगे, उसके बाद अगला इशू की बात करेंगे। सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया, आप आए और हमारी बात पूरे लोगों तक पहुंचाई। जो कल 2 दिन पहले जो बिल पास हुई है, सबसे पहले ये कश्मीरी पंडितों के लिए नहीं है, ये कश्मीरी माइग्रेंट है। उस कश्मीरी माइग्रेंट में कश्मीरी मुस्लिम भी है, कश्मीरी सरदार भी है और कश्मीरी पंडित भी है। अब नतीजा ये है कि हमारी डिमांड थी रिजर्वेशन, लेकिन उन्होंने दी है नॉमिनेशन। अब दूसरी बात है, जो खुद नॉमिनेटेड होगा वो ना हमें नॉमिनेशन दे देगा, ये कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं होगा। या तो सीएम करता तो फिर भी ठीक था, और उससे क्या होता है, जो वंचित हो गए हैं वोट डालने से और वोट की प्रक्रिया से, क्योंकि जब हमें नॉमिनेशन ही करनी है तो हमें वोट और कार्ड और पीछे दौड़ने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि कश्मीरी पंडित को पिछले 70 साल से रिजर्वेशन चाहिए थी। अगर रिजर्वेशन होती तो कश्मीर जो दिल्ली की जो है उनकी जो पॉलिसी है कि हम इनको रिहेबिलिटेट करेंगे, उस रिहेबिलिटेशन में वो स्टून का काम करता है। क्योंकि जब हम रिहेबिलिटेट होते उधर, जब हमारी रिजर्वेशन होती है, कोई भी यही 2 सीटें अगर रिजर्व होती, नॉमिनेशन के बदले रिजर्व होती, तो कश्मीरी पंडित ही उन 2 जगह में खड़ा हो जाता और हमारी मेजॉरिटी जो कम्युनिटी है वो हमें वोट करके इलेक्ट करके असेंबली में भेजती। तो उससे 2 फायदे होते, एक तो जो सेंटर की पॉलिसी है रिहेबिलिटेट करना वो भी हो जाता, और दूसरा जो कश्मीरी पंडितों की इतनी बड़ी डिमांड थी रिजर्वेशन की वो भी पूरी नहीं हुई। और नतीजा ये है कि आज आप देख लीजिए 370 पे भी यहाँ खुशियाँ मनाई गई, आज हालात क्या है आप लोगों के सामने है। वैसे ही एक तबका हम में से भी है जो खुशी मना रहा है, लेकिन हम डिप्राइव हो गए इस जो नॉमिनेशन से। अगर रिजर्वेशन होती तो बेस्ट था, और इसलिए मैं अभी भी होम मिनिस्टर साहब से, प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करता हूं ये नॉमिनेशन के बदले रिजर्वेशन करें। थैंक यू। और ये थे भट्ट साहब। देखिए, तीसरा जो अहम मसला है कि पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए 1 सीट जो है वो नॉमिनेशन की गई है। मैं खुद पीओके का रिफ्यूजी हूँ। मेरे दादाजी जो थे वो मुजफ्फराबाद डिस्ट्रिक्ट से आए थे। हमारा पिछला गांव कुटली था, तहसील उड़ी और डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फराबाद। आप मुझे बताइए कि 15 लाख के लगभग हमारी पीओके रिफ्यूजीज की आबादी है, उसमें सरदार नहीं आते, उसमें हमारे मुस्लिम कुछ भाई भी हैं, उसमें हमारे हिंदू भाई भी हैं, हर एक धर्म के अलग अलग लोग हैं, चाहे वो राजपूत हैं चाहे वो दूसरे लोग हैं। तो ये मैं समझता हूं कि हमें एक किस्म की गाली जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी है। अब आप पूछेंगे गाली क्यों है? 15 लाख हमारी आबादी और हमें 1 सीट दी जा रही है, वो भी क्या, नॉमिनेशन। अब जैसे इन्होंने कहा भट्ट साहब ने, अगर आप नॉमिनेट करेंगे तो नॉमिनेशन कौन करेंगे? एलजी साहब। एलजी साहब वो जो खुद नॉमिनेटेड है। अब मुझे बताइए कि अब ये तो एक रास्ता, एक कवायद बनाई है भारतीय जनता पार्टी ने कि शायद कहीं हम कहीं कब चुनाव कराएंगे तो अपने आदमी को एडजस्ट करेंगे। भाई 25 MLA जम्मू से लोगों ने जिता के दिए भारतीय जनता पार्टी को, अगर वो 25 कुछ नहीं कर पाए, ये 3 नॉमिनेशन वाले क्या कर लेंगे? क्योंकि नॉमिनेशन तो एलजी साहब ने करनी है। हम इस सरकार के फैसले का सरासर विरोध करते हैं और ये रिजर्वेशन होनी चाहिए, लेकिन 1 सीट नहीं। आप देखिए, अगर आज कश्मीर भारत का हिस्सा है तो मैं आप लोगों के सामने कहता हूं इसमें पीओके के रिफ्यूजीज का बहुत बड़ा योगदान है। जब हम 47 की बात अपने बुजुर्गों से सुनते थे, क्योंकि मेरा जन्म तो जम्मू में हुआ है, तो जब हम उनकी बात सुनते थे कि हम एक तरफ से तो पाकिस्तान की आर्मी का मुकाबला कर रहे थे जिन्होंने हमारे पे अटैक किया था 47 को, और दूसरा अपने बाल बच्चे और अपना घर बार छोड़ के उनको भी वहां से ले जा रहे थे। हम चल भी रहे थे और लड़ भी रहे थे। हमसे मेरा मतलब है मेरे बुजुर्ग। तो हमने मुकाबला किया और सबसे बड़ा नुकसान उसका डिस्ट्रिक्ट बारामूला में रहने वाले लोगों का हुआ, क्योंकि जब हमने मुकाबला किया, आज वो जो कबैली फौज थी जिसको कबैली कहा जाता है, वो तो श्रीनगर सिटी के बाहर तक आ चुके थे। तो ये हमारे लोगों ने 47 में कुर्बानियां की।